हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन। आज हम डिस्कस करने वाले हैं 2 अगस्त 2024 के करंट अफेयर्स, जिसमें कि हम थोड़ा पीछे चल रहे हैं। और ये दोनों टॉपिक आज हम लोग कवर करने वाले हैं। फर्स्ट टॉपिक इज रिलेटेड टू जीएस 2 और सेकंड टॉपिक भी जीएस 2 जीएस 4 इन सब से रिलेटेड आप मान सकते हो। फर्स्ट टॉपिक क्या है? इज द सेंटर बीइंग इनइक्विटेबल इन स्टेट ट्रांसफर। सेंटर जो है स्टेट को पैसा ट्रांसफर करता है, तो क्या सेंटर इनइक्विटेबल हो रहा है? किसी स्टेट को ज्यादा, किसी स्टेट को कम, प्रेफरेंसेस वाइज चुन के दे रहा है क्या? इस पे हम लोग डिस्कस करेंगे। सेकंड हम लोग डिस्कस करेंगे मेंटल हेल्थ। यूपीएससी जो एस्पिरेंट होते हैं, जैसे आप लोग हो यूपीएससी एस्पिरेंट, एपीएससी एस्पिरेंट के मेंटल हेल्थ के बारे में बात करेंगे। देखो, सेकंड टॉपिक भले ही एग्जाम पर्सपेक्टिव से डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आए, बट दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप क्या हो, आप खुद भी उस स्टेज से गुजर रहे हो। तो हम लोग पहले फर्स्ट टॉपिक की बात कर लेते हैं, या प्रीलिम्स के लिए भी इंपॉर्टेंट होगा। द हिंदू से हमने उठाया है, इज द सेंटर बीइंग इन इक्विटस इन स्टेट ट्रांसफर। क्या सेंटर ज्यादा पैसे एनडीए वाले स्टेट को दे रहा है, बीजेपी वाले स्टेट्स को दे रहा है, और बाकी स्टेट्स को पैसे देने में क्या बायस कर रहा है क्या? ये इसका कंटेक्स्ट है। फॉलोइंग द यूनियन बजट, ऑपोजिशन चीफ मिनिस्टर बायकॉटेड एंड वॉकड आउट ऑफ नीति आयोग मीटिंग। नीति आयोग की मीटिंग जिसमें प्राइम मिनिस्टर चेयरपर्सन थे, चीफ मिनिस्टर जो है ऑपोजिशन पार्टी के वहां से बॉयकॉट करके चले आए। उन्होंने बोला कि जो नॉन एनडीए स्टेट्स हैं, नॉन एनडीए मतलब जिसमें बीजेपी और बीजेपी की एलाई रूल नहीं कर रहे हैं, फॉर एग्जांपल वेस्ट बंगाल वगैरह, है ना, वहां पे बीजेपी क्या कर रहा है, वहां पे सेंट्रल गवर्नमेंट क्या कर रहा है, डिस्क्रिमिनेशन कर रहा है, ऐसा उन लोगों ने एलेज किया। वैलिडिटी ऑफ अपोजिशन कंसर्न ऑन रिसोर्स एलोकेशन। अब हम अपोजिशन का जो कंसर्न्स है उसको समझते हैं। पोस्ट लिबरलाइजेशन 1991 में इंडिया क्या हो गया? लिबरलाइज हो गया। ये लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन हमने रिफॉर्म कर लिए, है ना। तो ये रिफॉर्म क्या है डिटेल में तो हम पढ़ेंगे इकोनॉमिक्स में, बट यहां से देखते हैं। यूनियन बजट हैज सिग्निफिकेंटली डिक्रीज्ड एज अ टूल फॉर रिसोर्स एलोकेशन टू स्टेट्स सिंस इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन। यूनियन बजट क्या हो गया? कम हो गया, है ना, सिग्निफिकेंटली कम हो गया रिसोर्स एलोकेशन को लेके। जब से लिबरलाइजेशन हुआ है तब से कम हो गया। द फोकस हैज शिफ्टेड अवे फ्रॉम पब्लिक सेक्टर स्कीम बेस्ड एलोकेशन। फोकस किधर शिफ्ट हो गया? पब्लिक सेक्टर स्कीम बेस्ड एलोकेशन पे शिफ्ट हो गया, है ना। पब्लिक सेक्टर स्कीम बेस्ड एलोकेशन स्कीम होगा तो फिर वहां पे एलोकेशन करेंगे, यहाँ पे शिफ्ट हो गया। पहले ऐसा, पोस्ट लिबरलाइजेशन के पहले ऐसा नहीं था। अभी के बजट में क्या हाईलाइट था? बजट में बिहार को ज्यादा पैसा देने की बात करी गई, आंध्र प्रदेश को ज्यादा पैसा देने की बात की। बिहार के चीफ सीएम कौन है? श्री नीतीश कुमार। आंध्र प्रदेश से कौन है? नारा चंद्रबाबू नायडू। तो ये नायडू और नीतीश कुमार जो हैं, ये दोनों मिलके इस बार एनडीए की गवर्नमेंट बनवाए थे, बीजेपी को सपोर्ट करके सेंटर में गवर्नमेंट बनवाए थे। तो इनके जो स्टेट्स हैं इनको ज्यादा पैसा इस बार मिला है। इससे लेकर ये पूरा बहस स्टार्ट हुआ, है ना। बट द ओवरऑल फिजिकल इम्प्लीकेशन ऑफ दिस स्कीम्स मे बी लिमिटेड इन द ब्रॉडर कंटेक्स्ट ऑफ रिसोर्स फ्लो टू ऑल स्टेट। अब सेंटर क्या स्टेट को पैसे देता है क्या? सेंटर के पास से स्टेट के पास पैसा कैसे जाता है, या ओवरऑल स्टेट को पैसा कैसे मिलता है, वो हम देखते हैं। ट्रांसफर फ्रॉम द सेंटर इंक्लूड डिवोल्यूशन ऑफ टैक्सेस। टैक्स अगर डिवॉल्व कर दिया जाएगा तो स्टेट को मिलेगा, बिल्कुल। स्टेट को लोन भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट टाइम टू टाइम पे। फाइनेंस कमीशन जो होता है वो फॉर्मूला बनाता है। फाइनेंस कमीशन का मेन काम है फॉर्मूला बनाना, कि जितना पैसा सेंटर के पास है, जो स्टेट के पास गया वो तो गया, जो पैसा सेंटर के पास रह गया उसमें से कितना पैसा स्टेट को मिलेगा और कितना पैसा सेंटर के पास वापस बच जाएगा। फाइनेंस कमीशन इसी काम के लिए मेनली आता है, तो उसको बोलता है फाइनेंस कमीशन ग्रांट। जो स्टेट को वो ग्रांट दे के जाता है। मान लो सेंटर के पास जो पैसा आता है ना, सेंटर के पास जो पैसा आता है, टैक्स कलेक्ट होता है। टैक्स में दो दो तरह के टैक्स होते हैं। एक तरह का टैक्स होता है जिसको बोलते हैं सेस एंड सरचार्ज। वो टैक्स सेंटर किसी को छूने नहीं देता है, मतलब सेंटर सेस एंड सरचार्ज को खुद ही यूज करता है। जैसे आपने पहले सुना होगा कृषि कल्याण सेस, है ना, स्वच्छ भारत सेस। टैक्स के ऊपर टैक्स जो लगता है उसको सेस बोलते हैं या सरचार्ज बोलते हैं। दोनों में थोड़ा डिफरेंस होता है जो हम इकोनॉमिक क्लासेज में समझेंगे या किसी और डेली करंट अफेयर्स के वीडियो में समझेंगे। बट वो पैसा सेंटर खुद यूज करते हैं। बाकी जो टैक्स है, इनकम टैक्स वगैरह, है ना, सेंटर का जीएसटी का जो सेंट्रल कंपोनेंट है, सीजीएसटी वगैरह, ये सब सेंटर के पास जाता है और ये सब पैसा डिवाइड होता है, सेंटर खुद यूज नहीं करता। डिवाइड करने के लिए फॉर्मूला कौन बनाता है? फाइनेंस कमीशन। उसमें से कुछ चीज स्टेट को मिलेगा और बाकी पैसा किसके पास? सेंटर के पास। जो स्टेट कमीशन फॉर्मूला बनाता है, सॉरी फाइनेंस कमीशन,
और स्टेट्स को देता है उसको क्या बोलता है, फाइनेंस कमीशन ग्रांट। फिर भी सेंटर के पास बहुत पैसा रहता है। अब सेंटर अपनी मर्जी से किसी स्टेट को, चाहे कोई स्टेट क्राइसिस में है, परेशानी में है, तो दे सकता है, मर्जी से दे सकता है, इसीलिए इसका नाम क्या है, डिस्क्रिशनरी ग्रांट। अब डिवोल्यूशन ऑफ टैक्स तो चलिए दिया जाता है, स्टेट को मिलना ही है, लोन जरूरी है तो लोन्स तो दोगे ही, फाइनेंस कमीशन एक कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, वो फॉर्मूला बनाएगा तो दोगे ही। डिस्क्रिशनरी ग्रांट किसके ऊपर हो जाता है, डायरेक्टली सेंटर के ऊपर हो जाता है। सेंटर को मन करेगा तो पैसा देगा, जिस स्टेट को मन करेगा उस स्टेट को देगा, नहीं मन करेगा नहीं देगा। देयर आर नो क्लियर क्राइटेरिया फॉर एलोकेशन। डिस्क्रिशनरी ग्रांट के लिए कोई क्राइटेरिया नहीं है, जिससे कि डिसीजंस जो होते हैं वो आर्बिट्ररी होने लगते हैं और कोऑपरेटिव फिस्कल फेडरलिज्म अंडरमाइन होता है। कोऑपरेटिव, सेंटर और स्टेट में क्या है, कोऑपरेशन है, तो वो फिस्कल फेडरलिज्म क्या होता है, अंडरमाइन। हिस्टोरिकल पैटर्न क्या है, ओवर द पास्ट डिकेड वेरियस पैकेजेस हैव बीन अनाउंस फॉर स्पेसिफिक स्टेट। अलग अलग स्टेट के लिए अलग अलग पैकेज अनाउंस किए गए हैं, ऑफन कोइंसाइडिंग विद पॉलिटिकल इवेंट, पॉलिटिकल इवेंट के साथ कोइंसाइड होते हैं, बट विदाउट क्लियर रैशनले फॉर द अमाउंट्स एलोकेटेड। बट कोई क्लियर रैशनले नहीं होता जो भी अमाउंट एलोकेट किया जाता है उसके रिगार्डिंग। नीति आयोग का रोल क्या है और क्या नीड फॉर इंप्रूवमेंट होना चाहिए। कंटेक्स्ट फॉर एवोल्यूशन, द प्लानिंग कमीशन वाज परसीव्ड एज a non-constitutional body that controlled transfer, making the discussion around planning and resource allocation contentious. प्लानिंग कमीशन क्या करता था, प्लानिंग कमीशन ये डिस्क्रिशनरी ग्रांट दिलवाता था स्टेट्स को। प्लानिंग कमीशन जिसको बोलता था उसको क्या मिलता था, डिस्क्रिशनरी ग्रांट मिल जाता था, तो वो ही सारा ट्रांसफर को, मनी ट्रांसफर को कंट्रोल कर रहा होता था, ठीक है। बट अभी नीति आयोग के पास ऐसा कुछ पावर नहीं है। प्लानिंग कमीशन का एबोलिशन एम्ड टू गिव स्टेट ग्रेटर फ्लेक्सिबिलिटी, स्टेट को ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी मिले, स्टेट को और ज्यादा अच्छे से रिसोर्स मिला जा सके। बाद में फाइनेंस कमीशन ने क्या किया, फाइनेंस कमीशन ने जो भी पैसा सेंटर के पास आता है उसमें से दो हिस्सा करता है, वो सेंटर के पास कुछ छोड़ता है, स्टेट्स के पास भेजता है। फाइनेंस कमीशन ने स्टेट्स को कितना पैसा एलोकेट कर दिया, 42%, है ना। 14th फाइनेंस कमीशन ने एलोकेट कर दिया, अभी 16th फाइनेंस कमीशन कंटिन्यू कर रहा है। इंक्रीज इन डेवोल्यूशन टू 42% वाज इंटेंडेड टू एम्पावर स्टेट विथ मोर फ्लेक्सिबिलिटी इन प्लानिंग एंड रिसोर्स यूज। तो प्लान जो फाइनेंस कमीशन था उसने ज्यादा पैसा किसको दिलवाया, स्टेट को। बट फिर भी इनइक्वलिटी एड्रेस नहीं हो रही है। गिवन राइजिंग रीजनल इनइक्वलिटीज, नीति आयोग कुड प्रोवाइड कैपिटल ग्रांट्स थ्रू कंसल्टेशन विथ स्टेट विदाउट द रिजिडिटी फाउंड इन सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम। बिना सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम में रिजिडिटी मिले हुए नीति आयोग क्या कर सकता है, कैपिटल ग्रांट दे सकता है। किसको दे सकता है, रीजनल इनइक्वलिटी को राइज दिए बिना। लैक ऑफ पावर्स, अनलाइक द प्लानिंग कमीशन नीति आयोग लैक इन्फोर्समेंट पावर एंड सर्व्स प्राइमरली एज थिंक टैंक। नीति आयोग कैसे वर्क करता है, थिंक टैंक की तरह कम करता है, उसके पास प्लानिंग कमीशन जैसा फाइनेंस देने वाला पावर नहीं है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस आजकल डिस्क्रिशन वाला पैसा देता है, उसी के पास अथॉरिटी है ना। फाइनेंस कमीशन जो रिकमेंडेशन करता है वो तो स्टेट्स को मिल जाता है, उसके अलावा जो डिस्क्रिशनरी ग्रांट है वो डायरेक्टली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस देखता है, जिसमें आर्बिट्ररी होने के चांसेस काफी ज्यादा बढ़ जाते हैं। अब बात ये हो रही है कि एक नया बॉडी होना चाहिए, सिंस नीति आयोग के पास तो पावर है नहीं, प्लानिंग कमीशन के पास हुआ करता था, तो एक नया बॉडी होना चाहिए जो खासकर पॉलिटिकली न्यूट्रल हो, है ना। ऐसा नहीं कि किसी एक पार्टी को फेवर करने लगे या सेंट्रल गवर्नमेंट को फेवर करने लगे, फिर तो फायदा नहीं होगा। एक पॉलिटिकली न्यूट्रल बॉडी हो, प्रोफेशनल बॉडी हो, प्रोफेशनल, ट्रांसपेरेंट हो, ट्रांसपेरेंट डिस्कशन हो सेंटर और स्टेट के बीच में, इंश्योरिंग दैट ऑल ट्रांसफर आउटसाइड फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन, जो फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड कर दिया उसके बाद का जो भी ट्रांसफर होना है वो रूल बेस्ड हो, ऐसे मनमर्जी से नहीं जाए, और फ्री फ्रॉम डिस्क्रिशन, जिसको मर्जी उसको दे दिया जाए वैसा नहीं हो। कॉम्पिटिटिव पर्सपेक्टिव क्या है, देयर आर डिफरेंट ओपिनियन ऑन टैक्स रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। सम आर्ग्यू दैट स्टेट कंट्रीब्यूटिंग मोर शुड रिसीव अ लार्जर शेयर, जैसे कर्नाटका है, तेलंगाना है, ये अगर ज्यादा कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, तमिलनाडु है, तो इनको ज्यादा शेयर मिलना चाहिए। बट कुछ बोलते हैं इससे क्या फायदा होगा, जो स्टेट जो है वो पीछे चल रहे हैं उनको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए, सो दैट कि वो आगे आ पाए। वाइल अदर्स एडवोकेट फॉर इक्विटेबल डिस्ट्रीब्यूशन टू इंश्योर कंपेरेबल सर्विस लेवल अक्रॉस द कंट्री। हर कंट्री में सर्विस लेवल एजुकेशन का, हेल्थ का, सबका कंपेरेबल तो हो सके। तो अगर आप ज्यादा स्टेट जो टैक्स दे रहे हैं, कमा के दे रहे हैं, उन्हीं को ज्यादा पैसा दोगे तो फिर वो स्टेट काफी आगे चले जाएंगे, बाकी स्टेट पीछे हो जाएंगे। इंपॉर्टेंस ऑफ बैलेंस्ड अप्रोच, बैलेंस्ड अप्रोच का क्या अप्रोच है, एनी अप्रोच टू रिसोर्स एलोकेशन मस्ट कंसीडर
both contribution and the needs of state to avoid exaggerating existing inequalities. existing inequalities को exaggerate किए बिना, है ना, रिसोर्स एलोकेशन पे ध्यान देना पड़ेगा। 16th फाइनेंस कमीशन क्या रेकमेंड करती है वो देखते हैं। 16th फाइनेंस कमीशन एक तो टैक्स डिवोल्यूशन के ऊपर क्राइटेरिया फिक्स करती है। अवॉइडिंग कलेक्शन बेस्ड एलोकेशन, यूजिंग कलेक्शन और ओरिजिन एज ए क्राइटेरिया फॉर टैक्स डिवोल्यूशन इज इनएडिक्वेट। कलेक्शन को या ओरिजिन को टैक्स डिवोल्यूशन का क्राइटेरिया मानना जो है वो इनएडिक्वेट चीज है। मोस्ट मेजर टैक्सेस आर कलेक्टेड इन फ्यू बिजनेस हब। मोस्ट मेजर टैक्सेस बेंगलुरु में, मुंबई में, है ना, हैदराबाद में, दिल्ली में कलेक्ट होते हैं। तो ऑब्वियस बात है, लीडिंग टू इंक्रीज इनइक्वालिटी इन रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन। तो रिसोर्स डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, एक इनइक्वालिटी सामने को देखने के लिए मिलती है। अगर हम लोग क्या करते, क्राइटेरिया फॉर टैक्स जहां से ओरिजिन होता है उसी को ज्यादा पैसा देते तो ऑब्वियसली दिल्ली मुंबई वगैरह को ही ज्यादा मिलता है, तो उससे फायदा नहीं होता। नीड फॉर ग्रांट mechanism, state that experience a decline in transfer due to rising per capita income should have their fiscal stability safeguarded through grant। है ना, जिस स्टेट में ट्रांसफर का डिक्लाइन हो रहा है, मतलब सेंटर उनमें पैसा धीरे धीरे कम करता जा रहा है क्योंकि उस स्टेट का खुद का पर कैपिटा इनकम जो है वो बढ़ते जा रहा है, उनको ग्रांट्स के थ्रू पैसा मिलना चाहिए या फिजिकल स्टेबिलिटी उनका मेंटेन रहे, वो उनको इंश्योर करना चाहिए। स्टेट स्पेसिफिक नीड, हर स्टेट का अलग नीड होता है। स्टेट शुड आर्टिकुलेट देयर यूनिक चैलेंजेस। फॉर एग्जांपल अगर आसाम का फ्लड वगैरह यूनिक चैलेंज है तो उनको क्या करना पड़ेगा, आर्टिकुलेट करना पड़ेगा, ढंग से बताना पड़ेगा फंडिंग के बारे में, सो दैट कि ऐसे चैलेंजेस एड्रेस हो पाए। एडवोकेटिंग फॉर ग्रांट्स एज द आइडियल सोल्यूशन, ग्रांट्स को आइडियल सोल्यूशन मानते हुए। अब बात करते हैं बैलेंसिंग डिवोल्यूशन एंड ग्रांट। A single devolution formula will not satisfy all states। सिंगल फॉर्मूला से ऑल स्टेट सेटिस्फाई नहीं होगा। डिवोल्यूशन मतलब फॉर्मूला बन गया और दे दिया गया। ग्रांट शुड बी यूज्ड जुडिशियली, ग्रांट मतलब थोड़ा डिस्क्रिशनरी ग्रांट की बात हो रही है। टू इक्वलाइज पोस्ट डिवोल्यूशन डिस्पेरिटी, डिवोल्यूशन के बाद भी डिस्पेरिटी रह जाएगा, उसको ठीक करने के लिए ग्रांट्स का यूज कर सकता है। इंक्रीज इन डिवोल्यूशन शेयर, डिवोल्यूशन शेयर कितना था, 42%। जम्मू एंड कश्मीर स्टेट से यूटी बन गया तो 41% हो गया क्योंकि 1% उसका सेंटर यूज करेगा। अभी कितना बात किया जा रहा है कि डिवोल्यूशन का शेयर को बढ़ा के कितना कर दिया जाए, 50% कर दिया जाए, क्योंकि सेस एंड सरचार्ज तो आता ही नहीं डिवोल्यूशन वाले में, उसका तो सेंटर खुद ही यूज कर लेता है। इंक्रीजिंग शेयर ऑफ सेस एंड सरचार्ज इन ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू रेजेस क्वेश्चन अबाउट द डिस्ट्रीब्यूशन। सेस और सरचार्ज अनकॉन्स्टिट्यूशनल तो नहीं है, बट इस पे क्या लगना चाहिए, स्पेसिफिक पीरियड और पर्पस लगना चाहिए। 13th फाइनेंस कमीशन ने कितना रखा था, 13th फाइनेंस कमीशन ने रखा था कि जो डिवोल्यूशन होगा हमारा वो कितना होगा, 32% होगा। और 14th फाइनेंस कमीशन ने उसको बढ़ा के क्या कर दिया, 42%। 15th फाइनेंस कमीशन ने घटा के क्या कर दिया, 41%। 15th फाइनेंस कमीशन ने क्यों घटाया, क्योंकि जम्मू एंड कश्मीर अलग स्टेट बन गया था। तो अभी कितना बात हो रहा है, 50% तक ले जाने का। बट 32 से 42 और 41 तो कर दिया गया। बट इसके बाद क्या हुआ, इसके बाद गवर्नमेंट चलाने लगी सेंट्रली स्पॉन्सर्ड स्कीम, जिसमें 60% तो सेंट्रल गवर्नमेंट देगा, बट 40% पैसा किसको बियर करना है, स्टेट्स को। तो स्टेट्स को पैसा तो ज्यादा दे दिया गया, बट स्टेट को अलग से बर्डन भी दे दिया गया है ना। रेवेन्यू फ्रॉम सेस, सेस का रेवेन्यू देखो 15-16 से 24-25 लास्ट 8-9 ईयर्स में 36 लाख करोड़ आया है, बहुत ज्यादा, जिसको स्टेट्स के साथ शेयर नहीं किया गया है। द सिचुएशन हाईलाइट द नीड फॉर मोर इक्विटेबल शेयरिंग, सिचुएशन हाईलाइट करता है कि शेयरिंग और ज्यादा इक्विटेबल होना चाहिए, एडजस्टमेंट की बात करता है सिस्टम। फाइनेंस कमीशन शुड एडवोकेट फॉर इंक्रीजिंग द स्टेट शेयर इन डिवोल्यूशन फ्रॉम 41 to 50, है ना। गिवन दैट द सेंटर रिटेन्स ऑल सेस, अगर सेंटर सेस और सरचार्ज सेंटर रखता है तो जो भी शेयर आता है बाकी टैक्सेस का उसमें स्टेट्स को कितना दे दो, 50 दे दो, बाकी सेंटर के पास कितना रह जाएगा, 50 रह जाएगा, विदाउट डिवॉल्विंग फ्रॉम इट्स नॉन टैक्स रेवेन्यू। अब बात करते हैं रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट के। जितना स्टेट्स खुद से कमा ही नहीं पाते हैं तो उसमें क्या हो जाता है, रेवेन्यू डेफिसिट हो जाता है। रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट आर प्रोवाइडेड टू स्टेट दैट हैव अ डेफिसिट पोस्ट टैक्स डिवोल्यूशन, टैक्स मिलने के बाद भी उनके पास क्या रहता है, रेवेन्यू में डेफिसिट। इफ द गैप परसिस्ट आफ्टर डिवोल्यूशन, स्टेट शुड क्वालिफाई फॉर दीज ग्रांट्स। अब बात करते हैं असिमेट्री इन बोरोइंग पावर। देयर इज एन इम्बैलेंस इन बोरोइंग कैपेसिटी बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट। सेंटर जो है बाहर से लोन वोन लेना या लोगों से बोरो करना
अनलिमिटेड कर सकता है, बट स्टेट के पास इतना पावर नहीं दिया जाता है। स्टेट फेस हार्ड बजट कंस्ट्रेंट विच आर नेसेसरी फॉर मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। स्टेट पे बहुत सारा कंसर्न लगा के रखा जाता है कि बहुत ज़्यादा लोन तुम नहीं ले सकते हो, वो जरूरी भी है सो दैट कि मैक्रो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे, कंट्री का पूरा ओवरऑल इकोनॉमिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहे। हाउएवर बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट मस्ट एड्रेस देयर रिस्पेक्टिव डेफिसिट एंड डेट विदाउट एक्सटेंडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड बोरोइंग पावर टू स्टेट। बोथ लेवल ऑफ गवर्नमेंट को एड्रेस करना पड़ेगा खुद का रिस्पेक्टिव डेफिसिट एंड डेट विदाउट एक्सटेंडिंग अनरिस्ट्रिक्टेड बोरोइंग, बिना एक्सटेंड किए हुए अनरिस्ट्रिक्टेड बोरोइंग पावर को किसकी तरफ, स्टेट की तरफ। केरला का सिचुएशन क्या है? केरला विच हैज मेड सब्सटैंशियल इन्वेस्टमेंट इन सोशल सेक्टर, एजुकेशन में, हेल्थ में, उसको रेवेन्यू डेफिसिट ग्रांट चाहिए रहता है क्योंकि हेल्थ एजुकेशन में काफी पैसा खर्चा करता है, तो रेवेन्यू में डेफिसिट हो जाता है। while other state may not seek this grant due to lesser investment, such fiscal prudence come at a social cost। अगर बाकी स्टेट को पैसा नहीं चाहिए है ना, क्योंकि उनका डेफिसिट नहीं हो रहा है, तो ऑब्वियसली उनका सोशल कॉस्ट बियर कर रहे हैं, वो लोग एजुकेशन हेल्थ में खर्चा नहीं कर रहे हैं। हिस्टोरिकली केरला हैज फेस चैलेंज इन द डिवोल्यूशन एंड शुड बी कंपनसेटेड फॉर इट्स लॉस थ्रू ऑनगोइंग ग्रांट। ग्रांट जो बिहार को मिला, आंध्र प्रदेश को मिला, केरला को भी मिलना चाहिए। आई होप बेसिक रूप से आपको ये टॉपिक समझ में आया होगा। ये टॉपिक हम मान सकते हैं दिस टॉपिक इज रिलेटेड टू फिस्कल फेडरलिज्म। फिस्कल फेडरलिज्म आप पढ़ोगे जीएस पेपर 2 में, है ना, पॉलिटी में पढ़ाया जाएगा और उसके थ्रू ये सारा चूज निकल के सामने आता है। सेकेंड टॉपिक ऑफ द डे की बात करते हैं हम लोग, मेंटल हेल्थ मैटर द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। थर्ड टॉपिक ये गलती से लिखा हुआ है, दिस इज द सेकेंड टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू अंडरटेक। मेंटल हेल्थ मैटर्स, है ना, द साइकोलॉजिकल प्रेशर ऑफ यूपीएससी प्रिपरेशन। यूपीएससी प्रिपरेशन का साइकोलॉजिकल हेल्थ क्या होगा, ये हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। आप यूपीएससी की प्रिपरेशन करते हो या आप एपीएससी की प्रिपरेशन करते हो, तो आप क्या हो, यूपीएससी एस्पिरेंट हो, है ना। तो ये समझना बहुत जरूरी है कि क्या क्या प्रेशर आप फील करते हो। आप फील करते हो बट स्टिल ये समझना जरूरी है। दिल्ली में जो घटना हुई है ना, एक राउज स्टडी सर्कल करके, राउज आईएएस करके एक कोचिंग है, और ये कोचिंग दिल्ली का सबसे पुराना कोचिंग है। पुराना कोचिंग होना डजंट मीन कि बिल्डिंग ओल्ड है, बिल्डिंग ओल्ड नहीं है। जब कोचिंग एरिया ही, अभी कोचिंग एरिया दिल्ली में ओल्ड राजेंद्र नगर, करोल बाग, ये लगभग सेम एरिया है, उसको कोचिंग एरिया बोलते हैं, और एक मुखर्जी नगर को बोलते हैं कि वो कोचिंग हब है, कोचिंग एरिया है। तो जब वो कोचिंग हब हुआ भी नहीं करते थे, तब राउज 12 खंबा रोड जो दिल्ली में कर्नाट पैलेस के पास है, वहां पे अपना कोचिंग चलाता था। बट सिंस करोल बाग ओआरएन कोचिंग हब बना हुआ था और राउज वहां पे अपना सेंटर नहीं लेके रखा था, तो राउज पीछे जा रहा था, है ना। तो राउज ने क्या किया, अपना कोचिंग सेंटर डाल लिया बिल्कुल ओआरएन में। वो जस्ट मेजर पॉइंट है जहां पे बाकी सारी कोचिंग्स वहीं पे एग्जिस्ट करती हैं। वहां पे क्या हो रहा है, वहां पे ओआरएन में मैं भी एज ए स्टूडेंट रह चुका हूं और एज अ फैकल्टी भी रह चुका हूं, तो वहां पे वाटर लॉगिंग होती ही होती है, बहुत भयंकर। जैसे कि अभी आपने जू रोड में वाटर लॉगिंग देखा है, बारिश के टाइम पे वहां पे ओआरएन में वाटर लॉगिंग रहती ही रहती है, और वो गड्ढे जैसा बना रहता है, पूरा ओआरएन काफी हद तक बना रहता है। वहां पे क्या हुआ, क्योंकि कोचिंग था, फिर ग्लास था, नीचे बेसमेंट बनाया हुआ था और ग्लास से पानी रुका हुआ था, ग्लास टूट गया कांच का, है ना, प्रेशर ज्यादा पड़ा और पूरा पानी कहाँ भर गया, बेसमेंट में। बेसमेंट 12 फीट का था, तो वो क्या बन गया, पूरा एक स्विमिंग पूल टाइप बन गया, एक गड्ढा टाइप बन गया, जिसमें जो भी स्टूडेंट पढ़ाई कर रहे थे उनमें से 3 स्टूडेंट की एटलीस्ट डेथ हो गया, है ना। तो ये एक ट्रैजिक इंसिडेंट है। अब इसके बाद से यूपीएससी एस्पिरेंट के ऊपर लोगों का ध्यान गया कि यूपीएससी एस्पिरेंट क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। ऑफन हम कोटा के बारे में सोचते हैं, सुनते हैं कि कोटा में जो आईआईटी जेईई नीट के एस्पिरेंट होते हैं वो क्या क्या प्रॉब्लम फेस करते हैं। यहाँ से कुछ डेटा निकल के आया है जो आप यूज कर सकते हो। The incident underscores the grueling journey a student face dealing with academic and economic pressure। academic pressure भी होता है, economic pressure। ओआरएन में एक एक रूम जो है, एक सिंगल रूम जिसमें एक इंसान रह सकता है, वो 25-30 हजार का मिल रहा है ना। अभी भी 25-30 हजार का मिलता है। इट्स नॉट लाइक मैं बहुत लैविश रूम की बात कर रहा हूँ। आई एम टॉकिंग अबाउट अ वेरी सिंपल रूम जिसमें आप अभी पढ़ रहे होगे और रह के ये करंट अफेयर्स का वीडियो देख रहे होगे। तो उनका मेंटल हेल्थ क्या होता है उनकी बात करते हैं। स्टैटिस्टिक्स अलार्मिंग है। अकॉर्डिंग टू एनसीआरबी, नेशनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो, एडीएसआई रिपोर्ट 2021, 35 स्टूडेंट कमिट सुसाइड डेली। डेली की बात हो रही है, ये यूपीएससी एस्पिरेंट की बात नहीं हो रही है, ओवरऑल स्टूडेंट की बात हो रही है।
ये डेटा आप इंपॉर्टेंटली यूज कर सकते हो, है ना। दिस डेटा कैन बी यूज और टेकन अवे। लोक नीति CSDS, लोक नीति एक बहुत अच्छा एनजीओ है जिसका डेटा हम काफी यूज करते हैं जीएस पेपर 2 में। ये इसका डेटा क्या बोलता है, शोज अबाउट अ क्वार्टर ऑफ यूपीएससी एस्पिरेंट, क्वार्टर मतलब 25%, नो समवन हु हैज सेल्फ हार्म, वो किसी को जानते हैं जिसने खुद को सेल्फ हार्म किया हुआ है, अटेम्प्ट टू सुसाइड किया हुआ है, किसकी वजह से, प्रेशर की वजह से। अब इतना ओवरवेलमिंग प्रेशर है क्यों, तो जो न्यूज आर्टिकल में है वो मैं बता देता हूं। मैं अपना यहाँ पे अपना इंफॉर्मेशन थोड़ा कम दूंगा। पहला है यूपीएससी सिलेबस इज वास्ट, क्या मैं इससे एग्री करता हूँ, हाँ यूपीएससी सिलेबस वास्ट है। रिक्वायरिंग 10 to 12 आवर्स ऑफ डेली स्टडी, क्या चाहिए, 10 to 12 आवर्स ऑफ डेली स्टडी बिल्कुल चाहिए। अगर आप 12 आवर कर पाते हो तो ठीक है, बट 12 आवर में करने के लिए स्टार्टिंग से नहीं बोलता हूँ। आई जस्ट स्पीक अबाउट 8 to 10 आवर्स। इवन स्टार्टिंग में आप 8 आवर भी कर लेते हो तो बाद में अपने आप एग्जाम टाइम में 12 आवर्स तक या 10 आवर्स तक आप पहुंच जाते हो। एस्पिरेंट ऑफन सैक्रिफाइस स्लीप, स्लीप सैक्रिफाइस करना पड़ता है, कभी कभी तो करना पड़ता है। सोशल लाइफ सैक्रिफाइस करना पड़ता है, बिल्कुल करना पड़ता है। फ्रेंडशिप वगैरह को कम करना पड़ता है, शादियां वादियां घूमना, इधर उधर घूमना कम करना पड़ता है। सेल्फ केयर क्या सैक्रिफाइस होता है, जिम जाना, फिजिकल एक्टिविटीज करना, हाँ वो भी कम हो जाता है। बट क्या ये करना चाहिए, मेरे हिसाब से इवन इफ यू आर स्टडिंग फॉर 8 आवर्स अ डे दैट्स फाइन, 8 आवर्स इंक्लूडिंग द क्लासेस, है ना। अगर आप डेली ये पढ़ते रहोगे तो आपका काम हो जाएगा। बट क्या 10 to 12 आवर पढ़ना जरूरी होता है, दिल्ली में मैक्सिमम लोग पढ़ते हैं, मैंने भी इतना पढ़ाई करा हुआ है, रेगुलरली करा करा हुआ है, ठीक है। तो मैं किस पे सेक्रीफाइस किया हुआ था, मैंने स्लीप में कभी सेक्रीफाइस नहीं किया। सेल्फ केयर में जितना करता था उतना आज भी करता हूँ, उससे ज्यादा तब भी नहीं करता था, अभी भी नहीं करता हूँ। सोशल लाइफ में मैंने कंप्लीटली सेक्रीफाइस किया हुआ था और ये मैं आज भी करने के लिए तैयार रहता हूँ। हाँ दोस्त हैं, क्लोज दोस्त हैं, वो दोस्त आपके होने चाहिए, जब आप प्रॉब्लम में हो तो आपकी कोई सुने। स्टेइंग अपडेटेड विद करंट अफेयर्स, देखो 4-5 दिन मैं बीमार था तो मैं करंट अफेयर्स से आपको अपडेट नहीं करा पाया। स्टेइंग अपडेटेड विद द करंट अफेयर्स ऐड टू द स्ट्रेस, डेली करंट अफेयर्स देखना है तो एक बर्डन जैसा लगता है। वही मैं बोलता हूँ, बर्डन मत समझो। नियरली हाफ ऑफ द स्टूडेंट एक्सपीरियंस सेल्फ इंड्यूस्ड प्रेशर, खुद से प्रेशर इंड्यूस करते हो आप। खुद से 2 दिन नहीं पढ़ोगे, 3 दिन नहीं पढ़ोगे तो प्रेशर इंड्यूस होगा, सिलेबस बढ़ेगा। विथ 1 in 3 रिपोर्टिंग एंजाइटी, 3 में से 1 को एंजाइटी होने लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा नहीं है, आंसर अच्छा नहीं लिख पा रहे, सिलेबस कंप्लीट नहीं हो पा रहा है, एमसीक्यू सॉल्व नहीं हो पा रहा, मार्क्स कम आ रहे हैं, करंट अफेयर छूट गया। तो ये सब क्या है, सेल्फ इंड्यूस्ड है। मैं आपसे एक बात हमेशा कहूंगा, कुछ भी अगर आपने 2 दिन क्लासेस छोड़ दी, 2 दिन बीमार हो गए, कुछ भी ऐसा हो रहा है, जस्ट टॉक टू अस, वी आर ऑलवेज अवेलेबल इन स्मार्ट आईएएस फाउंडेशन जूतिनाली फॉर यू, है ना। कंपटीशन एंड एक्सपेक्टेशन, क्या कंपटीशन क्या एक्सपेक्टेशन है। फियर्स कंपटीशन एंड फैमिली एक्सपेक्टेशन हाइटन स्ट्रेस, कंपटीशन फियर्स है, ऑब्वियसली है, सीट्स कम होती हैं, लोग ज्यादा होते हैं। अबाउट 1/3 ऑफ स्टूडेंट ऑफन और सम टाइम फेस पीयर प्रेशर, दोस्तों का प्रेशर, फैमिली प्रेशर भी 25% स्टूडेंट फील करते हैं। क्या ये डेटा रट्टा मारना है, रट्टा नहीं मारना है। इकोनॉमिक स्टेक है, मेनी स्टूडेंट कम फ्रॉम लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड मेकिंग प्रिपरेशन अ सिग्निफिकेंट फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट, बहुत सारे स्टूडेंट जो होते हैं लो इकोनॉमिक बैकग्राउंड से आते हैं तो फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट क्या करते हैं, वो कम कर पाते हैं। लेस देन 1/6 ऑफ एस्पिरेंट हैव ए फैमिली इनकम बिटवीन 30,000 एंड 50,000, 1/6 एस्पिरेंट का जो फैमिली इनकम है वो 30 से 50,000 तक की है ना। तो ये सब पैसा कम कमा पाते हैं तो ऑब्वियसली वहां पे खर्चा दिल्ली में ज्यादा ही होता है, यूपीएससी एस्पिरेंट का खर्चा ज्यादा होता है। लोअर इनकम स्टूडेंट आर मोर लाइकली टू चूज यूपीएससी फॉर गुड सैलरी, लोअर इनकम स्टूडेंट जो है वो ज्यादा ज्यादा यूपीएससी के प्रिपरेशन करने की कोशिश करते हैं क्योंकि यूपीएससी क्लियर करने के बाद सैलरी उनकी अच्छी होगी। 14% विथ ए मंथली इनकम ऑफ लेस देन 20,000 वर्सेज 5% विथ 50,000 एंड एबव। ये जब कैलकुलेशन किया गया, ये जब लोक नीति ने सर्वे किया तो पाया कि जिनका फैमिली इनकम 20,000 से कम है ऐसे 14% स्टूडेंट जो है प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिनका 50,000 से अबव है ऐसे सिर्फ 5% लोग ही प्रिपरेशन कर रहे हैं। क्या पैसा चाहिए तैयारी में, बिल्कुल तैयारी में तो पैसा चाहिए। कोचिंग का फीस क्लोज टू हाफ ऑफ एस्पिरेंट, 50% एस्पिरेंट ने 1 से 2 लाख एनुअली, हर साल 1 से 2 लाख सिर्फ कोचिंग के ऊपर लगाता है। 29% ने 2 से 3 लाख तक लगाया हुआ है पर साल और 5% ने 3 लाख से ज्यादा लगाया हुआ है कोचिंग के ऊपर। बाकी रहने खाने का खर्चा की बात नहीं हो रही है। एडिशनल कॉस्ट होता है हाउसिंग का, मील्स का, स्टेशनरी का, ट्रांसपोर्ट का जो बर्डनसम है ना।
15-20 लाख रुपए खर्च हो जाते हैं अगर आप 3-4 साल प्रिपरेशन करते हो दिल्ली में। तो 3-4 ईयर ऑफ प्रिपरेशन कॉस्ट 15-20 lakhs इन दिल्ली, है ना। आई हैव वन फ्रेंड कम स्टूडेंट कॉल्ड शहनशाह, तो उसका ये सारा कॉस्ट मैंने बचा दिया है एंड ही गॉट सेलेक्टेड दिस ईयर। 1/5 20% ऑफ स्टूडेंट फाइंड फाइनेंशियल सपोर्ट फ्रॉम होम इनसफिशिएंट। घर से जितना पैसे आ रहा है 10,000 15,000 वो इनसफिशिएंट है, क्योंकि दिल्ली में रहने का खर्चा जो है ह्यूमंगस है, बहुत ज्यादा है। 3 in 10 स्टूडेंट टेक पार्ट टाइम जॉब्स। पार्ट टाइम जॉब, अब सोचो कि आपको पार्ट टाइम जॉब भी करना है, 8 to 10 आवर्स पढ़ाई भी करनी है ना। बहुत सारे स्टूडेंट मेरे वहाँ पार्ट टाइम जॉब भी करना है, कुछ ना कुछ कोचिंग्स में कुछ काम कर लेना, ठीक है, या कुछ और काम कर लेना, करना है। 8% ऑफर ट्यूशंस में काम करना, 20% बोरो मनी एंड 1/17 मैनेज बाई कटिंग कॉस्ट, ओनली 1/6 टर्न अप टू देयर पेरेंट्स फॉर एडिशनल फंड। बार बार पेरेंट्स से पैसा मांगना लोगों को अच्छा नहीं लगता है। विद प्रेशर मोर प्रोनाउंस फॉर लोअर इनकम फैमिलीज। लोअर इनकम फैमिलीज खेत बेच के, गाय बेच के, भैंस बेच के पैसा देती है, तो ये बहुत प्रेशर वाला सिचुएशन हो जाता है। पेपर लीक देखने को मिलता है ना। रिसेंट नीट एंड यूजीसी नेट पेपर लीक्स हैव हाइटेंड स्ट्रेस अबाउट एग्जाम इंटीग्रिटी। एग्जाम के इंटीग्रिटी भी कॉम्प्रोमाइज हो रहा है। लार्ज नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलीव दैट दिस लीक वेर प्लान्ड। नीट का 63% लोग बोल रहे थे कि प्लान्ड है, यूजीसी का 45% लोग। 1 in 3 यूपीएससी एस्पिरेंट फियर अ पॉसिबल लीक। 3 में से 1 स्टूडेंट पॉसिबल लीक के बारे में बात करते हैं। विथ 19% जो है बहुत ज़्यादा वरी करते हैं। द प्रेशर टू सक्सेस इज इंटेंस with 1/7 of a student determined to clear the examination no matter what, and another 2% planning to work part time to prepare for re-examination, है ना। तो क्या यहाँ से एक क्वेश्चन ये आता है, अगर आप नॉर्थ ईस्ट से, आसाम से प्रिपरेशन कर रहे हो, क्या आपको दिल्ली जाना चाहिए? तो वी आर हियर फॉर यू एट ज्योति नाली। आपको दिल्ली जाने की जरूरत यूपीएससी प्रिपरेशन के लिए नहीं है। आपका काफी कॉस्ट, आपका काफी प्रेशर हम लोग सेव कर देंगे, आपका प्रिपरेशन हम लोग काफी आसान कर देंगे विथ समव्हाट बेटर क्वालिटी। और ये मैं बहुत जिम्मेदारी से बोल रहा हूँ, बेटर क्वालिटी, बिकॉज आई हैव बीन बोथ स्टूडेंट इन ORN करोलबाग दिल्ली एंड ऑल्सो एट द सेम टाइम फैकल्टी। पहले स्टूडेंट कुछ साल, फिर फैकल्टी कुछ साल। मेंटल हेल्थ पे क्या इम्पैक्ट होता है? The pressure to succeed along with the fear of disappointing family and friends can significantly impact mental health. 6 in 10, 60% स्टूडेंट रिपोर्ट फीलिंग ऑफ लोनलीनेस। वहां पे लोग लोनली हो जाते हैं, है ना। कोई गर्लफ्रेंड बना लेगा तो पढ़ेगा नहीं, तो और स्ट्रेस में आएगा, और कोई लोनली ही हो जाएगा। 7 in 10 एक्सपीरियंस स्ट्रेस एंड फियर ऑफ पुअर परफॉर्मेंस। क्या ये सब डेटाज याद करने हैं, रटने हैं? नहीं है, ये सब फिगरेटिव है, बस समझने के लिए, है ना। कीवर्ड्स जरूर आप याद कर सकते हो। मेजोरिटी ऑफ एस्पिरेंट रिपोर्ट इंक्रीज नर्वसनेस, फ्रस्ट्रेशन, लोनलीनेस, फियर, एंगर, सैडनेस वाइल स्टार्टिंग यूपीएससी प्रिपरेशन। इसमें से मुझे क्या हुआ, है ना, जब मैं यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहा था तो मुझे क्या हुआ? नर्वसनेस हुआ? नहीं हुआ, मतलब रिजल्ट के टाइम पे थोड़ा रहता था, एग्जाम टाइम पे तो कभी नहीं। और पहला प्रीलिम्स देके हुआ था। फ्रस्ट्रेशन यस, रिजल्ट्स के टाइम पे। लोनलीनेस नेवर, दोस्त बहुत रहते थे, मैं कट शॉर्ट करके रखता था। फियर, फियर भी नहीं। एंगर थोड़ा बहुत। सैडनेस यस, रिजल्ट के टाइम पे जब रिजल्ट खराब होते थे, ठीक है। ओवर हाफ द स्टूडेंट इंडिकेट एन इंक्रीज इन दिस इमोशन एक्सेप्ट फॉर एंगर विच वाज रिपोर्टेड बाय 4 in 10। ऑब्वियस बात है, एंगर तो किस बात की आएगा, बाकी चीजें तो आती हैं। 3 in 10 रिपोर्ट इंक्रीज फीलिंग ऑफ डिप्रेशन एंड जेलसी। जेलसी तो एक निगेटिव कंपोनेंट है, जेलसी तो नहीं होनी चाहिए। डिप्रेशन, अगर आप बहुत ज्यादा दुखी हो, एक्ट ही नहीं कर पा रहे हो, तो डिप्रेशन तक जा सकते हो, बट नहीं जाना है। ओवरऑल मेंटल हेल्थ की बात करें, 4 in 10 स्टूडेंट रिपोर्ट improved mental health compared to before starting UPSC preparation, possible due to personal growth, a set routine and motivation from like-minded peers. like-minded peers से क्या चाहिए? मोटिवेशन चाहिए, है ना, अपने दोस्तों से मोटिवेशन चाहिए। 3 in 10 रिपोर्ट वर्सनिंग मेंटल हेल्थ, 2 in 10 इंडिकेट नो चेंज इन देयर मेंटल हेल्थ। इसके बाद ये लोग क्या करते हैं, और भी चीजें हैं। सपोर्ट सिस्टम का इंपॉर्टेंस बहुत है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम, सपोर्ट सिस्टम आपका फैमिली है, सपोर्ट सिस्टम आपके टीचर्स हैं, सपोर्ट सिस्टम आपके फ्रेंड्स हैं, सपोर्ट सिस्टम आपका पीयर ग्रुप है। मोस्ट एस्पिरेंट रिपोर्ट हैविंग ए कॉन्फिडेंट टू शेयर देयर फीलिंग बट 22% लैक सच सपोर्ट। 22% के पास सपोर्ट नहीं था। जब भी स्ट्रेस बढ़ता है, लोग क्या देखते हैं? 38% स्टूडेंट वेब सीरीज, टीवी, म्यूजिक, ये सब सुनते हैं,
है ना। बाकी फिजिकल एक्सरसाइज करने वाले, मेडिटेशन करने वाले भी 3 स्टूडेंट है। मैं भी इन दो चीजों का काफी सहारा लिया करता था। अ सिमिलर नंबर रीच आउट टू फैमिली मेंबर फॉर सपोर्ट। ठीक है, तो बहुत कभी कभी मैं ये काम करता था। 70% गो टू स्लीप। स्लीप तो मुझे नहीं होता था। लेस हेल्दी, मतलब अगर स्ट्रेस है तो स्लीप तो नहीं आएगा। लेस हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म, अगर लेस हेल्दी कोपिंग मैकेनिज्म की बात करें, 10% रिज्यूम स्टडिंग व्हेन स्ट्रेस्ड। थोड़ा बहुत मैं करता था, विच कैन हैव लॉन्ग टर्म नेगेटिव इफेक्ट। 6% रिजॉर्ट टू स्मोकिंग एंड अल्कोहल, जो कभी नहीं करना चाहिए, कोई फायदा नहीं है। अलार्मिंग 2% डू नॉट नो हाउ टू हैंडल स्ट्रेस। ये लोग जो हैं, इन लोगों को खासकर कहीं नहीं जाना चाहिए, अपने दोस्तों के साथ रहना चाहिए, है ना। अलग ऐसे अननोन जगह पे नहीं जाना चाहिए। प्रोफेशनल हेल्प भी बहुत सारे बच्चे लेने पहुंच जाते हैं। 90% स्टूडेंट को लगा कि प्रोफेशनल हेल्प साइकेट्रिस्ट के पास जाए, 6% लोग गए भी, क्योंकि वहां पे अफोर्डेबिलिटी का कंसर्न होता है, फियर ऑफ जजमेंट, लैक ऑफ एक्सेस, प्रेफरेंस टू मैनेज इशू इंडिपेंडेंटली, ये सब चीजें होती हैं। मेडिकल इंटरवेंशन, 1 in 10 respondents have taken sleeping pills or antidepressant since beginning their preparation, indicating deteriorating mental health. The journey to crack the UPSC exam is challenging and demands dedication and resilience. डेडिकेशन चाहिए, क्या चाहिए, मैं आई रिपीट डेडिकेशन, आई रिपीट वन सेकेंड, डेडिकेशन, रेजिलियंस, टिके रहो। राहुल द्रविड़ बनना है, मैदान में टिके रहना है। तो साइकोलॉजिकल टॉल एन स्टूडेंट कैन नॉट बी ओवरलुक्ड। एड्रेसिंग मेंटल हेल्थ चैलेंज थ्रू सेल्फ केयर, सपोर्ट सिस्टम, प्रोफेशनल हेल्प इज एसेंशियल। कहीं से भी सपोर्ट सिस्टम बहुत जरूरी है, इधर दैट शुड बी योर टीचर्स, या सेल्फ केयर भी बहुत जरूरी है ना। Recognizing the importance of mental health is crucial to ensuring the aspirant are not only academically prepared but also mentally resilient. I hope स्पेशली सेकेंड टॉपिक आपके समझ में आया होगा। थैंक यू, जय हिंद।